हाय, मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनांस क्या है, फिनांस का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा ये वेरी हेल्पफुल है आपके लाइफ में, बिकॉज सम हाउ फिनांस इम्पेक्ट अस, बिकॉज फिनांस who don't need a finance. Finance is a core element of the business, even the today life, in today economy. If you don't have a good financial position, you can't sustain a long term in your life. So let's start a video. पहला definition है कि finance किसे कहते हैं। मैंने लिखा है the amount of money that we invest or put into business for business operation purpose और प्रॉफिट मेकिंग पर्पस इज नोन एज फिनांस। फिनांस का अर्थ क्या होता है कि जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, उसे हम कहते हैं फिनांस। फिनांस का अर्थ क्या होता है, जब कोई एक बिजनेस एंटिटी या बिजनेस यूनिट बिजनेस के अंदर में पैसा लगाता है विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, उसे कहते हैं फिनांस। सिंपल भाषा में, अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, तो आपका मेन पर्पस क्या रहता है, मेन मोटो क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग करने का। आप तो बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा टाइम पास के लिए तो नहीं कीजिएगा, या पबजी खेलने के लिए तो नहीं कीजिएगा। बेसिकली योर मेन कोर मोटो इज टू अर्न द प्रॉफिट। या आपके पास कुछ पैसा है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे LIC में हुआ, म्यूचुअल फंड्स में हुआ, शेयर में हुआ, क्रिप्टो में हुआ, उसका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होना। तो बिजनेस तो फिनांस का बेसिक फंडा है, बेसिक डिफिनेशन ये है कि जब एक एंटिटी या एक इंडिविजुअल एक बिजनेस में पैसा लगाता है जिसका मेन मोटो रहता है प्रॉफिट को जनरेट करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसे कहते हैं फिनांस। आगे बढ़ता हूँ। सोन फिनांस इज लाइक गुड हेल्थ दैट प्रमोट बिजनेस एंड मेक वर्थ इट। जिस प्रकार एक अच्छा लाइफ को जीने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, एक साउंड मेंटल कैपेसिटी चाहिए, ठीक उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे, तो आपकी बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी फिनेंशियली साउंड होना चाहिए। फिनेंशियली साउंड करने का अर्थ है कि उसका इनकम अच्छा होना चाहिए, उसका वेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसका जो एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए उसके लायबिलिटी की तुलना में, उसका बिजनेस ऑपरेशन ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट हो, उसका सेल्स अच्छा हो, उसका टर्नओवर अच्छा हो, दे आर डूइंग द गुड इन मार्केट, दे हैव अ गुड मार्केट शेयर एंड एंजॉयिंग द ग्रेट मार्केट शेयर। अगर आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छा नहीं है, डिस्पाइट यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, डिस्पाइट यू हैव अ गुड कस्टमर बेस, यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन, यू आर नॉट गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिनांस। फिनांस का क्या फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंस या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि फिनांस का फंक्शन क्या है, या फिनांस का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिनांस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक ही चीज़ है, या फिनांस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो या फीचर्स क्या है, तो आप ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ वही लिख दीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मत कीजिए, बिकॉज ऑल द टर्म विच आई ऑलरेडी डिनोटेड अ व्हाइल बैक ago, it's all are the same meaning, it don't make any difference that unless and until the term is talking about the significance and importance of finance। मतलब एक फिनांस क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, किन कारणों से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल दैट काइंड ऑफ आंसर इन दिस पर्टिकुलर आंसर। हम सभी ये क्वेश्चन जो भी मैंने जनरेट किया, ये सभी चीज़ें मेरे को इस आंसर में मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है ब्लड फॉर बिजनेस, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड एग्जिस्ट एंड फ्लो इन इंटायर बॉडी। ठीक है, इंसान के शरीर में खून होता है, वो जो खून होता है इंसान के शरीर में ऊपर से नीचे तक दौड़ता है। कोई जिंदा इंसान की बात करो, मरा हुआ इंसान की नहीं, जैसे मैं हूँ, आप, हम लोग जिंदे हैं, तो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। फिनांस इज लाइक ब्लड फॉर बिजनेस। फिनांस जो बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या ब्लड की कमी हो गया, या ब्लड का पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, भले आप कितने फिट क्यों ना हो, कोई भी संसार में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार कोई बिजनेस जिसकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, वो उसकी फिनेंशियल कैपेसिटी ठीक नहीं रहेगा, वो बिजनेस कितने ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं, उसको कितना अच्छा सर्विस क्यों नहीं, उसको कितनी अच्छी टीम क्यों ना हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सिंपल टर्म में बात करता हूँ, फिनांस नीड टू रन आउट और फ्लोट इन बिजनेस टू मीट इन द गोल ऑफ एंटिटी। बिजनेस में इतना पैसा होना चाहिए जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम मीट कर पाए। टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट क्या, स्टेटरी रिक्वायरमेंट, टैक्सेस पे करना, GST हुआ, TDS हुआ, इनकम टैक्स हुआ, कंप्लायंस हुआ, स्टाफ को सैलरी देना, मार्केटिंग खर्चा करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, स्टाफ्स को
पेमेंट करना, कुछ चैरिटीज़ में हैंडल करना, बिजनेस को प्रमोट करना, तो बिजनेस के पास इतना फंड होना चाहिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसको डे टू डे रिक्वायरमेंट या स्टेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, उसको वो अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाए। आगे बढ़ता हूँ हम लोग। डिसेंट फिनांस इंडिकेट साउंड बिजनेस और हेल्थी बिजनेस। अगर आपके पास फिनांस अच्छा, आपके पास पैसा अच्छा है, ये दिखाता है कि आपका बिजनेस अच्छा है। जैसे याद कीजिए, किसी का बॉडी देखता है, अच्छा खासा बॉडी, सलमान खान टाइप का, सिक्स आप समझ लो हेल्दी आदमी है यार, बॉडी इसकी अच्छी है, स्मार्ट, फिट मैन फिजिकली, ठीक है। उसी प्रकार अगर बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, इसकी कैपेसिटी अच्छा है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है, ये बिजनेस के लिए अच्छा करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका नेटवर्थ अच्छा है, वेल्थ है अच्छा है, टर्नओवर इसका अच्छा हो रहा है, ये सभी बातें हम इसका फिनेंशियल क्या स्टेटस है, ये सभी हम बिजनेस का लेकर हमको इसका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो भी रेशियो एनालिसिस, इन सभी डेटा में हमको इजीली विजिबल है, बाय द वर्च्यू ऑफ द नंबर्स की दिखा देगा इसका ओवरऑल क्या पोजीशन है, ठीक है। हम लोग सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फिनांस का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या, इस पर बात करते हैं। एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ एनी कंपनी, entity or institution, their prime focus is wealth maximization। इसका अर्थ क्या होता है, कोई भी अभिव्यक्ति, चाहे मैं हूँ, आप है, कोई और, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, चाहे रिलायंस है, टाटा है, बिरला, जब कोई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, या किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली करता है, तो उसका मुख्य मोटो यही रहता है कि वो उससे प्रॉफिट मेकिंग किया जाए। अगर वो ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट किया जाए, अगर उस ट्रांजेक्शन का उद्देश्य ये चैरिटेबल ना हो या एक सोशल कमिटमेंट ना हो, इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल आदमी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन वो करता है, कहीं पर फिनेंशियली इन्वेस्ट करता है, चाहे मैं हूँ कि आप एक बिजनेस एंटिटी हो जिसका मुख्य मोटो एक ही रहता है, प्रॉफिट मेकिंग। इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मैं हूँ, मेरे को किसी ने बोला बॉस ये LIC का अच्छा प्लान है, आप इन्वेस्टमेंट कर दो, 5 साल आप 1-1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 5 लाख आपको 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद या 7 साल बाद या 8 साल बाद आपको 10 लाख मिलेगा। मैं भी सोचा यार 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 2-3 साल वेट करके मेरे को 9 लाख रुपया 10 लाख मिलता तो क्या खराबी है। मैंने देखा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 लाख, मेरे को रिटर्न मिल रहा है 10 लाख इन्वेस्ट करके। इसका सेकेंड एग्जाम्पल पकड़ते हैं शेयर मार्केट में। यार ये शेयर खरीदो, 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है, इसका 6 महीने बाद इसका दाम 12 रुपया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। मैंने खरीद लिया, क्यों खरीदा, मेरे को श्योर शॉर्ट इंडिकेशन है कि इस शेयर का परचेज वैल्यू भी 10 रुपया पर यूनिट है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद 1 यूनिट दाम 12 रुपया 15 रुपया हो जाएगा। मैं जितना यूनिट करूँगा उस पर मेरे को एक्सेस प्रॉफिट होगा। मान लीजिए मैंने 10 यूनिट खरीदा, 10 रुपया करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपया, दाम बढ़ के 1 यूनिट का दाम 12 रुपया हो गया, 2 महीना बाद 12 दे के 120, मेरे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब उस शेयर का मार्केट वैल्यू हो गया 120। मैंने किया, इन्वेस्ट किया 2 महीना पहले 100 रुपया, अब मैं 2 महीने के बाद उस शेयर से कितना रिटर्न कमा रहा हूँ 120। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, कोई भी एक बिजनेस एंटिटी हो या बिजनेस ऑपरेशन हो या कोई कंपनी हो, जब कोई किसी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, टाटा बिरला हम लोग जैसे आदमी हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है प्रॉफिट मेकिंग करना। भैया हम पैसा लगा रहे हैं, इसके बदले में कितना रिटर्न आएगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कितना लगाया वर्सेस कितना आया, मतलब सिंपल अगर टेक्निकल टर्म में बात करूँ, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न। मैंने इतना पैसा लगाया, इसके बिहाफ में मेरे को इतना आया। जैसे मैंने शेयर का एग्जांपल दिया जिसमें मैंने आपको बोला कि मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, इसके बिहाफ में मेरे को 120 रुपीज़ आ रहा है। दैट मीन्स जो 20 रुपीज़ जो है मेरा रिटर्न है, ठीक है। तो हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस कुछ इस तरीके से सोचते हैं और ऐसे ही कॉर्पोरेट सोचा काम करते हैं। बेसिकली आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो व्हेन एनीवन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट मीन्स पार्टी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गॉट बेनिफिटेड। जब कोई भी मतलब मैं हूँ या आप है, हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आते हैं तो हम लोग का मेन मोटो ये रहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमको बेनिफिट मिले एज ए इन्वेस्टर, और जो कंपनी है जो अपने क्लाइंट सबसे जो इन्वेस्ट करवा रहा है उनको भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि जब वो कंपनी हमसे प्रॉफिट कमाएगा तभी कोई प्रॉफिट देगा। सिंपल सा बात है। जो LIC है या शेयर्स है या ये जो क्रिप्टो, ये लोग जो कंपनी जो हम लोग को बोलते हैं कि इतना रिटर्न दे रहे, इतना रिटर्न दे रहे, ये रिटर्न कहाँ से कमा रहे, या हमसे पैसा लेते हैं, इस पैसा को वो अलग अलग चैनल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जगह पर उनसे जो प्रॉफिट करके हमको देते हैं। इससे क्या साबित होता है, एज अ कंपनी उनको भी कुछ इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट बेनिफिट
का अचीवमेंट हो रहा है और हमें भी एज ए एंटिटी, एज ए इन्वेस्टर हमें भी बेनिफिट होता है। तो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एक ही मोटो होता है कि जो इन्वेस्टर है, हम हमारे से छोटा मोटा जो इन्वेस्टर्स है, माइनर इन्वेस्टर्स, उनको भी बेनिफिट मिले, और जो मेजर प्लेयर हैं, जो कंपनी है, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उनको भी बेनिफिट मिले। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक ही बेनिफिट मोटो है कि जो भी पार्टी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो उनको उसका फिनेंशियल बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आगे बढ़ता हूँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिनांस और मनी इज वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिनांस या मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं। इसको ऐसे एग्जांपल समझते हैं, आपको कुछ जरूरत है, आप दुकान पे गए, आपको एक पेन खरीदना, आपने 10 रुपीज़ पे किया, पेन लिया, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? अपने दुकानदार को 10 रुपीज़ पे किया, दुकानदार ने इसके बिहाफ में आपको एक पेंसिल दिया या पेन दिया। तो फिनांस क्या है या मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में फिनांस क्या है, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, ठीक है। इट यूज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फिनांस का उपयोग, मनी का उपयोग गुड्स को परचेज या सेल करने के लिए होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिया था। इट यूज फॉर पेमेंट पर्पस बाय फिजिकल मोड और इन ऑनलाइन मोड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आजकल हमें किसी को ट्रांसफर करना है तो हम बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं जाके, या एटीएम से पैसा विड्रॉल कर ट्रांसफर करते हैं, या गूगल पे, फोन पे या क्यूआर कोड से स्कैन कर ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है कि फिनांस का उपयोग या मनी का उपयोग ना एक इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, ठीक है। पैसा जो फिनांस के एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल जैसे दुकान में गए, पेन का जो 10 रुपीज़ पे किया, आपको वहाँ से पेन मिल गया, क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दुकानदार को अपने मनी दिया, उसने आपको पेन दिया, या इसके बिहाफ में कोई भी आर्टिकल्स। एग्जाम्पल, इसको सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हमको सैलून गए, हमें बाल कटाना है, तो हम क्या गए, सैलून वाले के पास में गए, भैया हमको बाल कटा, सैलून वाले ने अपना सर्विस दिया, हमारे बाल को अच्छा से काटे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हमारा काम खत्म हो, हमने उसको 100 रुपीज़ पे किया। तो यही क्या, इस केस में क्या, मनी जो फिनांस जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम, उसको हम फिजिकली पेड कर सकते हैं, या उसके पास क्यूआर कोड का उसके स्कैनर से स्कैनर पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। तो ऐसे तरह का पेमेंट होता है। तो फिनांस या मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोमोट सेविंग। इसमें क्या बताता हूं मैं, इट प्रमोट सेविंग इन एनी इकोनॉमी टू बिजनेस यूनिट्स और जनरल पब्लिक। It promotes savings in share, insurance, mutual fund, bonds, goals and other segment। फिनांस का एक बहुत बड़ा काम है सेविंग। अगर कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छा करना चाहता है तो उसको सेविंग की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सेविंग्स नहीं होगा आपके पास में, अगर कुछ बचत नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कभी भी गेन नहीं करेगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कभी भी अपलिफ्ट नहीं होगा, जहाँ पे थे वहीं पे ही रह जाएगा, क्योंकि हर एक साल इन्फ्लेशन काफ़ी हाई पीक से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 6 to 7। हमने लॉकडाउन के बाद देखा है किस तरीके से महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ा है। आप खुद इस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को डे टू डे लाइफ में आप लोग फील करते होंगे। तो फिनांस का एक सबसे बड़ा काम क्या है, भैया आप जो भी कमाते हैं, जो भी कुछ करते हो, खर्चा कीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये कमाए तो अब 8,000 या 9,000 रुपये खर्चा कर दीजिए, जो भी आपका बेसिक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कुछ फंड, जैसा रिक्वायरमेंट है आपको, कुछ फंड आप सेव कीजिए, ठीक है। शेयर करने के बाद उसको अलग अलग चैनल्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, LIC हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ। आप इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब आपके पास सेविंग हो। जब आपके पास सेविंग ही नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? क्योंकि आप चूंकि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना सिक्योर चाहते हैं एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस हाउस, एज ए एंटिटी, तो आपके पास सेविंग होना बहुत जरूरी, ठीक। ये सेम फंडा गोज होता है कंपनी के साथ। कंपनी बिजनेस किया, सेल्स से कमाया, खर्चा किया, स्टाफ को सैलरी दिया, बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में लोन पे किया, टैक्सेस पे किया, कुछ पैसा फंड होता है उसमें, डायरेक्टर सैलरी वाले सब कुछ नहीं होता कंपनी को, कुछ पैसा जो बचता है, कुछ पैसा रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया, और कुछ पैसे को आप ना अलग अलग चैनल्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपको रिटर्न मिले, जिससे कंपनी आपका लॉन्ग टर्म सस्टेन करे। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या लिखा हुआ, वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फिनांस। वर्किंग कैपिटल क्या, फिनांस का पार्ट है। हमें पहले ये जानना है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का अर्थ वो पैसा जो हमें चाहिए बिजनेस को डेली रन करने के लिए, उससे करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या करता है, वर्किंग कैपिटल का अर्थ है वो पैसा, वो मनी जो एक बिजनेस एंटिटी को या बिजनेस हाउस को चाहिए अपना डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, डेली के खर्चा को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, उससे करते हैं हम वर्किंग कैपिटल। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
वर्किंग कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल का अर्थ है वो पैसा जो बिजनेस यूनिट को, बिजनेस हाउस को, बिजनेसमैन को चाहिए अपना डेली के खर्चे को, डेली के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, पर्सनल खर्चा नहीं सर, बिजनेस का खर्चा को मीट करने के लिए, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हम लोग। वर्किंग कैपिटल का पार्ट ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल क्या है, फाइनेंस का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मींस द मनी दैट नीड टू रन डेली बिजनेस ऑपरेशन। मैंने जैसे बताया वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डेली, मैंने बोल ही दिया। टुडे वर्किंग कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में क्या वर्किंग कैपिटल का शॉर्टफॉल होने से बहुत सारे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पे, जीएसटी के बेस पे, आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बेस पे, बैंकिंग के बेस पे अगर आप सब कुछ ठीक करते हैं तो आपको इजिली वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसमें एक पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। In the recent past, country had gone through different scandals. बीते कुछ दिनों में क्या हुआ ना, हमारे कंट्री में बहुत स्कैंडल्स हुआ है। स्कैंडल का अर्थ विवाद, कांड, कह सकते हो एक तरह का करप्शन। इन सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात कीजिए, एक तरह का करप्शन, फाइनेंशियल मिसहैंडल भी कह सकते हो, क्योंकि मैं फाइनेंस का बात कर रहा। मिस यूज ऑफ फंड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड, मतलब आपको पैसा मिला किसी और पर्पज से, आप यूज किसी और पर्पज से नेता लोग का देखते हैं, सेंट्रल से पास होता है 100 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए, मालूम पड़ता है कि 10 लाख का सड़क नहीं बना, 90 बाकी सब पैसा क्या हुआ, सब नेता सब अपने पॉकेट में उसका रिश्तेदार खा गए। ये हम टाइम टू टाइम सुनते रहते, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट है, सब एक दूसरे को ब्लेम करते टाइम टू टाइम। ये लाइक कॉमन थीम। जैसे पापा ने आपको 100 रुपया दिया, बेटा जाना कॉपी मार्केट से कुछ कॉपी खरीद लेना, कुछ किताब खरीद लेना और आके पैसा मम्मी को दे देना। ठीक है, आपने 100 रुपया लिया, क्यों कॉपी खरीदेंगे, क्यों किताब खरीदेंगे, ये पूरा ये चॉकलेट केक्स खा पी के उड़ा दिए। फिर जब पापा को मालूम पड़ा तब को ढुलाया हुआ। तो ये क्या हुआ, जो एग्जाम्पल मैंने दोनों दिया है, चाहे नेता केस में या आपने जो पूरा पैसा को उड़ा दिया, दैट इज अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड। आपको फंड मिला था किसी और पर्पज से, आपने इसको यूटिलाइज किया किसी और पर्पज के लिए। ये हमारे इकोनॉमी में या हमारी सोसाइटी में हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कॉमन सीन है। टाइम टू टाइम हमें मीडिया में, पेपर्स में इन चीज़ों के बारे में मिलता ही रहता है। तो यही होता है स्कैंडल। ठीक है, मतलब जो स्कैंडल ऑफ कांड। इन द रिसेंट पास्ट कंट्री हैड गॉन थ्रू डिफरेंट स्कैंडल्स। बीते हुए कुछ समय में ये हमारा जो देश है बहुत सारे स्कैंडल्स को फेस किया है। फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, मिसयूज ऑफ फंड, इसमें क्या पैसा को जो मिला किस पर्पज से, किसी और पर्पज से यूज कर रहा और पैसा को सही से उपयोग नहीं हुआ है, जिससे मैंने बोला। हैंस इट बिकेम मैंडेटरी जॉब टू कंपनी टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय हेल्प ऑफ बजटिंग, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इटीसी। तो ये जो फार्मूला इस कंपनी के केस में भी यूटिलाइज होता है। कंपनी है, कंपनी अच्छा से चल रहा है, बिजनेस अच्छा, सेल्स रेवेन्यू है, कंपनी के पास पैसा है। कंपनी के केस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है कि ये फाइनेंस कहता है कि भैया आपको जो पैसा मिला है ना, आप उस पैसा को पर्पसफुल वे में एक्सपेंडिचर कीजिए। खर्चा करने का अर्थ नहीं है कि ड्राइव करके पर्सनल नीड्स के पीछे उड़ा दीजिए, बेमतलब के एक्सपेंडिचर को इनकट कर दीजिए। जो देखिए किस जो आपको पैसा आपके पास में है तो पैसा को बिजनेस के पर्पज से खर्चा कीजिए, बिजनेस का जो लायबिलिटी उसको पहले पेड आउट कीजिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पे कीजिए, बिजनेस के जो क्रिएटर्स उनको पेड कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो बेमतलब को विदाउट एनी प्लानिंग आप पैसा को वेस्टेज कर दीजिए। इस चीज के पैसा को किस तरीके से आप यूटिलाइजेशन कीजिएगा, इसके लिए आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको देखिए, फंड फ्लो है, बजटिंग है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, आपको डेटर्स क्रिएटर्स का लिस्ट, सब एक चीज को गो थ्रू कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए फाइनेंशियल मैनेजर्स के साथ में। उसके आधार पर जो जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटाइज रहता है कंपनी के ग्रोथ में, उन चीज़ों का पेमेंट कीजिए। फालतू फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को अवॉइड कीजिए, जिसके आधार पर कंपनी को इन फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस को फेस ना करना पड़े और कंपनी सस्टेन करे लॉन्ग टर्म में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, स्ट्राइक प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, इसका अर्थ हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया, कंपनी नीड टू स्ट्राइक और मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। कंपनी को रिस्क और रिटर्न के बीच में अच्छा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी ने कहीं देखा अच्छा खासा कहीं पर रिटर्न आ रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा लगा दो। कंपनी ने किसी भी कंपनी चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, कंपनी के पास अच्छा रेवेन्यू है, लिक्विड फंड्स भी है, कंपनी के बॉस कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको किसी ने अप्रोच किया कि एक पार्टी ने अप्रोच किया कि मेरे को 5 लाख रुपया लोन पे दीजिए, मैं आपको 20% पर मंथ इंटरेस्ट दूंगा 5 लाख पे। फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी के डायरेक्टर है, उनको किसी ने अप्रोच किया मेरे को 5 लाख रुपया लोन दीजिए,
ठीक है, मैं आपको 20% पर मंथ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर से यार महीना का 20%, तो 5 महीना में ही मेरा मतलब अगर ये ना पे करे तो मेरा मतलब 5 का 10 हो जाएगा, बढ़िया बात है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है, जो बंदा कंपनी के डायरेक्टर के पास में लोन लेने के लिए आया उसका मार्केट में रेपुटेशन बहुत खराब है। इसका रेपुटेशन कुछ ऐसा है कि ना कि जिससे पैसा लेता है उसको वापस नहीं करता है, या देता है भी तो उसको मतलब रुला के देता है, मतलब बहुत मिसहैंडलिंग का केसेस है ये। तो कंपनी का बॉस ने देखा इसमें रिस्क तो है पर पैसा में वसूल लेंगे, दे देते हैं क्या। तो ये फिनांस कहता है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो रिस्क को देख के कीजिए, हायर रिस्क हाई रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। पर साथ में ये भी कोट है कि आप रिस्क को इतना लीजिए जिससे अगर आपको डाउनफॉल हो तो आप सस्टेन कर पाए। आप इतना रिस्क को मत ले लीजिए कि आपका रिस्क का एक बिजनेस पूरी तरह से डूब जाए, पूरी तरह से लिक्विडेट हो जाए, उसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप रिस्क और रिटर्न के बीच में प्रॉपर स्ट्राइक कीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर पास बंदा आया लोन लेने के लिए 5 लाख रुपया, कंपनी का डॉक्टर उसको लोन दे देता है, अगर उस जानते हुए भी कि उसकी वो जो है बंदा ये मिसट्रस्टिंग बंदा या फंड को ठीक तरीके से यूज नहीं करता, रिपे ठीक टाइम पे नहीं करता, इस केस में क्या वो हाई रिस्क लिया है। अगर कल के डेट में बंदा टाइम पर फंड को पे नहीं करे तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द होगा एंड कंपनी कैन फेस द फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लीजिए कि उसके में रिस्क कितना है और कि रिस्क और रिटर्न का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा रिस्क रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा रिस्क लेना कभी भी नहीं है, तो उस तरीके के रिस्क को अवॉइड कीजिए, वहाँ पर रिस्क लीजिए, रिस्क और रिटर्न का प्रॉपर कॉम्बो। ज़्यादा रिस्क लेना आपको पूरा गिरा सकता है। इसका मैं आगे पढ़ता हूँ, मैंने क्या लिखा, कंपनी शुड हैव अ क्लियर अप्रोच वेयर टू इन्वेस्ट एंड रिस्क एसोसिएट विद द सेम। कंपनी क्लियर फंड होना चाहिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और उसमें कितना रिस्क जुड़ा हुआ, ये पूरा क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भाई जो इन्वेस्टमेंट करो इस प्रोजेक्ट इसमें कितना रिस्क है, इसमें कितना रिटर्न आने का चांसेस है। हाई रिस्क पे ह्यूज प्रॉफिट, रिटर्न ज़्यादा रिस्क में प्रॉफिट होगा, इसमें बोला ही हूँ, बट इट इज टू रिस्की आल्सो, साथ में बहुत रिस्की भी है, भैंसन बढ़ता। तो मैंने बोला ही है कि रिस्क लेना अच्छी बात है, रिस्क और रिटर्न का प्रॉपर कॉम्बो देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेना कभी भी अच्छी बात नहीं, कि ज़्यादा रिस्क के साथ आपकी कंपनी का डूबने का, लिक्विडेट होने का चांसेस रहता है और फाइनेंशियल बर्डन होने का चांसेस भी रहता है। सो आप रिस्क और रिटर्न के बीच में प्रॉपर स्ट्राइक को बैलेंस करके पेड कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये लास्ट पॉइंट है 8 नंबर। इसके बाद ये क्वेश्चन अब हमारा खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं हम, और कंपनी फाइनेंशियल और कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट इट शुड बी गुड फॉर कंपनी, इट्स क्लाइंट, इट्स कस्टमर एंड दोज हु आर एसोसिएटेड विद द सेम। कहता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के लिए अच्छा हो, कंपनी के डेटर्स के लिए अच्छा हो, क्रेडिटर्स के लिए अच्छा हो, या कंपनी में जो इन्वेस्टर उनके लिए अच्छा, शेयर होल्डर्स सबके लिए अच्छा हो। मतलब करना चाहिए कंपनी का जो एसेट्स ज़्यादा हो, लायबिलिटी कम हो, कंपनी का सेल्स ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, उसकी ऑब्लिगेशंस कम हो, कंपनी का डेप्ट कम से कम हो, कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी हो, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है मिक्सचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्सचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब सिंपल भाषा में ये करना चाहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, एसेट्स अच्छा हो, लायबिलिटी अच्छा हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिखे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दिखे, रेवेन्यूज दिखे, उसके डेप्ट, उसके ऑब्लिगेशन, उसके लायबिलिटी कम से कम। इससे ये इंडिकेशन होगा कि कंपनी अच्छा है। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर मान लीजिए कंपनी का लायबिलिटी ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, टैक्सेस पेंडिंग पड़ा हुआ, आपको सैलरी ड्यू है और स्टैंडिंग वेजेस पड़ा हुआ है, रेंट पड़ा हुआ, तो उस केस में कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, जो बताता है कि कंपनी नॉट गोइंग थ्रू गुड फाइनेंशियल हेल्थ। तो कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन या डैमेज हो सकता है या वाइंड अप हो सकती है, कंपनी को बंद करने का हालत आ सकता है। तो कभी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइनेंशियल और कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंटेंट विथ ऑन कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डेप्ट कैपिटल भी होता है, ऑन कैपिटल भी होता है, हम लोग जानते भी हैं। एसेट्स में हम लोग जब 11-12 में बैलेंस पढ़े हैं बीकॉम में, तो हमको पता है कि एसेट्स में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, वो सभी सेगमेंट यहाँ पे बात किया जा रहा है। इफ डेप्ट कैपिटल इज ह्यूज एंड इट इज नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी एंड कंसीडर एज अ बर्डन और लायबिलिटी। अगर डेप्ट कैपिटल, वही डेप्ट कैपिटल का लायबिलिटी, लोन, अगर आपका लोन ज़्यादा है तो कभी भी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका कंपनी कभी किसी भी वक्त डूब सकता है, इसकी फाइनेंशियल डैमेज हो सकते हैं। अगर ये वीडियो या ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप
प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के बीच में पहुंचाइए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।